नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। बहराइच, वक्फ और संसद में आखिर ऐसा कौन सा कनेक्शन अखिलेश, ओवैसी और इमरान मसूद ने खोज लिया है जिसे लेकर वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि क्राइम के किस मामले में मुसलमान आरोपी हो जाए तो कैसे लोकतंत्र को कटघरे में डाल दिया जाता है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे कि हमास के चीफ याहिया सिनवार को खोज कर मारना रेगिस्तान में राई का दाना खोजने के बराबर क्यों था और दुश्मन को मिटाने का सीक्रेट इजरायली फॉर्मूला क्या है। लेकिन शुरुआत उस एजेंडे को बेनकाब करने के साथ जिसका एक ही मकसद है, योगी मोदी की सरकार को एंटी मुस्लिम बताकर उसे बदनाम किया जाए। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, घर बुलडोज किए जा रहे हैं, इसे इजरायली मैकेनिज्म कहेंगे। तो मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। लेकिन इसे मौजूदा दौर के हिसाब से थोड़ा बदल दीजिए, वो कत्ल भी करें और चर्चा भी ना हो, तब ये शेर आज की सियासत पर एकदम परफेक्ट बैठे। वक्फ में सुधार वाला बिल हो या बहराइच के रामगोपाल को इंसाफ दिलाने की बात, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेसी इमरान मसूद और मुस्लिम पॉलिटिक्स के झंडा बरदार असदुद्दीन ओवैसी बड़ी ही चालाकी से विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते। रामगोपाल के हत्यारे सरफराज को गोली लगी तो फर्जी एनकाउंटर, और वक्फ की मनमानी से लोगों को आजाद कराया जाए तो मस्जिद मदरसे छीनने की साजिश। ये ऐसे आरोप हैं जिनके निशाने पर मोदी योगी सरकार हमेशा रही। लेकिन इस नैरेटिव में रत्ती भर सच्चाई है क्या, या सिर्फ वोटों की लड़ाई? आसानी से मुस्लिम वोट हासिल करने का एक हथकंडा बन चुका है। पहले आपको हम 3 बयान सुनाते हैं, फिर इस मुद्दे से जुड़ी दूसरी परतों को भी खोलेंगे। आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसके पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। जब वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, तो बेची नहीं जा सकती। एक बार वो अल्लाह की जमीन है, तो एक बार जमीन हो गई तो रहती दुनिया तक वक्फ की रहेगी। हाँ, वो रेंट पे जा सकती है, लीज पे जा सकती है। सुनिए भाई साहब, बड़े आदमी हैं आप, जो लीजी बन जाइए इसके ये वक्फ बोर्ड के, और उसको भाड़ा दीजिए। आपको आप रहिए उसमें शानदार बंगले में। बिल्कुल, जितनी जमीनें वक्फ की हैं वो हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया हुआ है। सबसे पहले शिकार हम हैं, हमारे ऊपर हमला है। सबसे पहले हमारे वक्फ को खत्म करने की तैयारी है। वक्फ कानून ला करके हमारी तमाम वक्फ की जायदाद को खुरद करना चाहते हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग आज भी बढ़ने की बातें कर। तो वक्फ बिल को लेकर पिछले दिनों देश में कैसे बड़े पैमाने पर एक क्यूआर कोड अभियान चलाया गया, सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने का माहौल बनाया गया, और ये सब करके दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हक पर डाका डाला जा रहा है। जिस वक्फ बिल से वक्फ के मामले में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है सरकार, उसे नकारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। और अब उसी कड़ी में यह बेसिर पैर का दावा किया जा रहा है कि भारत की संसद भी वक्फ की जमीन पर बनी हुई। और आपने सुना बदरुद्दीन ओवैसी को, बदरुद्दीन अजमल को, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संसद भवन तो छोड़िए, संसद भवन के आसपास का सारा इलाका वक्फ का है। और इतना ही नहीं, वहां से लेकर आप जो देख रहे हैं पूरा वसंत विहार, वसंत कुंज, और वहां से आगे बढ़िए तो दिल्ली का पूरा एयरपोर्ट कई सौ एकड़ में जो बना हुआ है वो सब का सब वक्फ। यानी कि समझिए तो दिल्ली कमोबेश पूरी दिल्ली ही वक्फ पे, वक्फ की संपत्ति। अब आप सोचिए, अगर आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि वक्फ की लिस्ट में ये सारी चीजें हैं, अगर पूरी दिल्ली वक्फ की संपत्ति है तो आने वाले दिनों में बदरुद्दीन जैसे मौलाना और इनकी तरह तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पूरे देश को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। क्योंकि ये देश भी जैसा बहुत सारे लोग मानते हैं
कि एक लंबे समय तक इस देश पर मुसलमानों ने राज किया है, मुसलमान शासकों का राज रहा इस देश पर कई सौ साल तक, और उस हिसाब से देखें तब तो ये पूरी की पूरा देश ही मुसलमानों का है और पूरा देश उस तरीके से वक्फ का है। इस तरह की सोच के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल में अगर कोई सुधार करके, संशोधन करके उसको ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा पारदर्शी बनाने की बात की जा रही है, तो उसका विरोध किया जा रहा है ये कहकर कि ये लोकतंत्र पे हमला है, ये मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है। और इनकी जरा देखिए हिमाकत कि किस अबू आजमी कह रहे हैं कि भारत सरकार को संसद का किराया देना चाहिए वक्फ बोर्ड को, यानी कि न खाता न बही, जो कहते हैं ना कि जो मौलाना कह दें वही सही, और इसका कोई विरोध कर दे तो ये माहौल बनाने का काम शुरू हो जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, उन्हें गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। क्या आपने गौर किया है कि भारत में जब जब मुस्लिम समाज में सुधार को लेकर कोई सरकारी पहल की गई तो कट्टरपंथी मौलानाओं ने उसका जमकर विरोध किया है। याद कीजिए, एक लंबा सिलसिला है ऐसी घटनाओं का। सुप्रीम कोर्ट में जब शाहबानो केस में ऐतिहासिक फैसला आया तो सारे मौलाना एकजुट हो गए ये कहते हुए कि ये इस्लाम में हस्तक्षेप है, और तत्कालीन सरकार इसके आगे झुक भी गई। लेकिन सोचिए जरा कि एक तलाकशुदा महिला को भत्ते के अधिकार से वंचित रखने को एक सभ्य समाज किस तरीके से जायज करार दे सकता है। 3 तलाक के मुद्दे पर भी इसी तरह का माहौल बनाया गया। लेकिन क्या महिलाओं के हक का जो सवाल है उसको मजहब के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए दरकिनार किया जा सकता है क्या? आज वक्फ के मुद्दे को भी उसी अंदाज में हवा दी जा रही है कि मुसलमानों की क्या अधिकार छीना जा रहा है और इस देश का लोकतंत्र खतरे में। आप सोचिए कि जिस तरीके से मौलाना बात कर रहे हैं आज की तारीख में, या मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैसेज एकदम क्लियर है। और वो मैसेज ये क्लियर है कि अगर मुसलमानों को उनकी मनमानी करने दी जाए, मुसलमानों को अपने तरीके से रहने और अब इस देश के कानून को अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करने या उसको इंटरप्रेट करने की जब तक आजादी दी जाती रहेगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक इस देश के लोकतंत्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा, इस देश का संविधान भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिस दिन उन्हें संविधान और कानून के हद में रहकर काम करने के लिए कहा जाएगा, जिस दिन उनके संगठनों को, चाहे वो मदरसे हों, मदरसा बोर्ड हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, उसमें ज्यादा पारदर्शिता लाकर लोगों के प्रति उसे ज्यादा अकाउंटेबल बनाने की बात की जाएगी, जिस दिन उसकी मनमानियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, जिस दिन उसके स्ट्रक्चर को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की जाएगी। जो नया बिल है वो क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है ना कि उसमें मुसलमानों के जितने फिरके हैं उन सबको उसमें रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। नए बिल में और क्या किया जा रहा है? यही तो किया जा रहा है ना कि वक्फ के नाम पर जो ये लाखों एकड़ जमीनें पड़ी हुई है और जिसमें कई तरह के लिटिगेशन हैं, कई तरह के मामले मुकदमे चल रहे हैं, उसका निपटारा किया जाए और ज्यादा पारदर्शी तरीके से उससे जो आमदनी हो रही है उसका मुसलमानों के हित में इस्तेमाल किया जाए। यही तो करने की कोशिश की जा रही है। ये सुधार नहीं है तो क्या है? रिफॉर्म नहीं है तो क्या है? लेकिन इसका सारे मौलाना एक तरफ से विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये सुधार से ज्यादा उनको इस बात का मलाल है कि उनकी मनमानियों पर लगाम लगाई जा रही। जैसे मनमाने तरीके से कि जहां उंगली रख दी वो जमीन वक्फ की हो गई। ये जो मनमानी का अधिकार था, ये अधिकार छिन रहा है। और इस बात की बेचैनी, वो इस बात से बेचैन नहीं है कि सरकार कोई नया कानून ला रही, वो इस बात से बेचैन है कि जैसे पहले वो किसी जमीन पे हाथ रख देते थे, जिसको नोटिस जारी कर देते थे, वो जमीन वक्फ की मान ली जाती थी और उसे किसी देश की किसी भी अदालत में उसे चुनौती नहीं दी जाती थी, नहीं दी जा सकती थी। अब वो अधिकार छिनने जा रहा है। और ये अधिकार, या ये यूं अधिकार नहीं कहिए इसे, ये मनमानी करने की जो छूट थी, अब उस छूट पे अंकुश लगाया जा रहा है। इस बात की बेचैनी है मौलानाओं को। तो इसीलिए जो
असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल हों या समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी हों या फिर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हों। सवाल यह है कि जब वक्फ बिल पर संसद की जेपीसी चर्चा कर रही है, जब देश की संसद पूरी तरीके से इस बात के लिए अधिकृत है कि वो देश में के भीतर के किसी भी मसले पर कानून बना सके और इस देश के चुने हुए लोग, इस देश के जो प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, सांसद, वो आपस में बैठकर चर्चा करके और कानून बना सकते हैं, इस बात का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। तो देश भर में ये लोकतंत्र और संविधान और सरकार को लेकर जो इस तरह का नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख करोड़ की जमीनें हैं और इसे हड़पने का आरोप लगाकर मुस्लिम तबके को क्यों उकसाया जा रहा है? वक्फ बोर्ड पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का जो आरोप लगाया जा रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हिंदुओं के गांव और मंदिर तक वक्फ की जमीनें बता दी गई। और अभी एक और नया मामला आया है, केरल में चर्च से लेकर के और उसके आसपास के जितना जो गांव का इलाका है, सबको वक्फ की जमीनें बता दी गई। जैसे कितने आराम से बदरुद्दीन अजमल ने कह दिया कि ये आप जो संसद देख रहे हैं, संसद से लेकर के और पूरा मतलब ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली वक्फ की जमीन पर बनी हुई। मुंबई में भी इसी तरीके के नाप शनाप दावे किए जाते हैं और यही वजह है कि अदालतों में हजारों मामले, हजारों मुकदमे फंसे हुए हैं। अगर एक बिल में संशोधन करके और इन सारे मामलों को निपटाने की कोशिश की जा रही है, उसमें ज्यादा पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसे रोकने की जिद क्यों है? और इसके लिए लोकतंत्र को खतरे में बताकर हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। यह मनमानी करने की कोशिश नहीं तो और क्या है? क्या वक्फ के मामलों में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में लोकतंत्र है तो फैसला भी कागजातों और सबूतों के आधार पर होना चाहिए ना, कि जो मौलाना कह दें वही सही मान लिया जाएगा। कि रात में मौलाना को कोई सपने में आया कि फला जमीन उनकी है, उनके किसी दादा परदादा ने उस पर कभी नमाज पढ़ी थी, इसलिए वो जमीन वक्फ की हो जानी चाहिए, और सुबह उठ के उन्होंने ऐसा कह दिया और ऐसा हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। क्योंकि मौलाना को जो सपने में जो दिखा था, उसे पूरा करने की मनमानी, उसे पूरा करने की आजादी उसके पास नहीं है। इसलिए देश का लोकतंत्र, देश में आजादी और मुसलमानों का हक सब खतरे में आ जाता है। वक्फ बिल के मामले में हिंदुस्तान का कट्टरपंथी गैंग जिस मॉडल पर काम कर रहा है, वो तुष्टीकरण की चाह में लोकतंत्र को खतरे में होने का हल्ला मचाने वाला मॉडल है, जिसे हिंदुस्तान में लंबे समय तक सियासी शह मिलती रही है और इसीलिए इनका हौसला इतना बढ़ा हुआ है। सेकुलरिज्म के नाम पर उन्हें छूट दी गई, मनमानी करने की छूट। मोदी सरकार ने 10 सालों में जिस तरीके से सियासी तुष्टीकरण के खेल पर लगाम लगाया, आज वही बेचैनी अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही। हिंदुस्तान ने वो दौर भी देखा जब सड़कें नमाज के लिए बंद कर दी जाती थी और इसे संवैधानिक अधिकार बताया जाता था। इस जबरदस्ती को समर्थन देने वाली सियासत से जुड़े हुए लोग अल्पसंख्यक वाला टेप निकालकर बजाने लग जाते थे जब कोई सवाल उठता था। यूपी के बहराइच में पिछले दिनों मूर्ति विसर्जन जुलूस में के दौरान जो हत्याकांड हुआ, हजारों की भीड़ के बीच रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक को गोली मार दी गई और सरवर चिश्ती जैसे मौलाना से लेकर के और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी तक इस हत्या को किसी न किसी तरीके से जायज ठहराने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। एक बार सुनिए उनको। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, घर बुलडोज किए जा रहे हैं। इसे इसराइली मैकेनिज्म कहेंगे। 1967 में पहले गाजा में घर तोड़े थे इसराइलियों ने, वही पॉलिसी को अडेप्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी चला रहे हैं। वो तो एक बहुत छोटी सी जगह है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। तो सुना आपने
गजब तो यह है कि सीना जोरी के इस चौंकाने वाले सीन के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के ये बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है और इसके खिलाफ मुसलमानों को खड़े होने की जरूरत है। इमरान मसूद ने बात यूपी के मुरादाबाद में एक संविधान बचाओ सभा में दी। आज देखिए, ये ज्यादातर लोग जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमेशा ठेंगे पर रखा है, जिन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। इमरान मसूद का बयान आपके जेहन में होगा अभी भी। इसी तरीके से मंच पे खड़े होकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या नहीं कहा था। वो बोटी बोटी वाला बयान सबको याद होगा। वो कौन से संवैधानिक मर्यादा के दायरे में आता है? जिन लोगों ने जीवन में कभी भी संवैधानिक मर्यादाओं की फिक्र नहीं की, आज वो लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये भी कम हैरान करने वाला नहीं है। दुश्मनी, बदला, इंतकाम, वैसे तो ये सारी फिल्मों के नाम लगते हैं 80 के दशक के, लेकिन असल में ये क्या होता है ये इजरायलियों ने दुनिया को दिखाया है। गाजा में दिखाया, लेबनान में दिखाया, और ऐसा दिखाया कि धुआं धुआं हो गया। और जब धुआं छटा तो पता चला कि हमास का लीडर, उसका मुखिया ढेर हो चुका है। याह्या सिनवार मारा जा चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर बेगुनाह इजरायलियों को पहले मारा गया, और इसके पीछे जिस आदमी की साजिश थी उसको आखिरकार इजराइल ने ढेर कर दिया है। उस वारदात के पीछे हमास के चीफ याह्या सिनवार का ही ब्रेन था। इसलिए चौंकिए मत कि इजरायली सेना की गोली याह्या के सीधे सीधे ब्रेन में लगी। लेकिन आज आप जो इसके मारे जाने की खबरें और तस्वीरें देख रहे हैं, वो इतनी आसानी से सामने नहीं आई। तकनीक की ताकत का इजराइल ने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया और कई मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बीच से इस शैतान को खोज कर निकाला। याह्या सिनवार को खोज कर मारना इतना मुश्किल था जितना रेगिस्तान के बीच से राई के दाने को खोज निकालना। और आइए आपको हम दिखाते हैं कि याह्या सिनवार की खोज में इजरायली डिफेंस फोर्स और मोसाद के एजेंट्स ने कितने बड़े इलाके की खाक छानी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इजराइल से लगा हुआ इलाका है गाजा का, जो आप देख रहे हैं सफेद रंग का। ये गाजा 360 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये हमास का गढ़ रहा है, जहां पर कि एक लंबे समय से, मतलब पिछले 1 साल से इजरायली फौज लगातार कार्रवाई कर रही थी। तो 360 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, लेकिन ये इतना छोटा इलाका होता तो ये याह्या सिनवार कब का मारा गया होता। लेकिन उसके सिर्फ गाजा में होने की बात नहीं, वो कहीं भी छिपा हो सकता था। और कहां कहां होने की आशंका थी? लेबनान 10,452 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। यहां हिजबुल्लाह का गढ़ है, और बहुत मुमकिन था कि याह्या सिनवार यहां छिपा हो। इसके अलावा और कहां हो सकता था? सीरिया 1,85,180 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोचिए कितना बड़ा इलाका है, पूरा पूरा बड़ा सा देश है। आप ये जो देख रहे हैं नक्शे पे, ये इतना बड़ा देश, नक्शे पे भले छोटा लग रहा है, असल में बहुत बड़ा देश है। यहां भी हो सकता था, क्योंकि ये भी हमास के सिंपैथाइजर लोगों का गढ़ है, और यहां भी छिपा हो सकता था। इसके अलावा देखिए यमन, इसके नीचे, इजराइल के नीचे का जो देश है यमन, ये तो उससे भी बड़ा देश है। 5,55,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोचिए, 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश यहां भी हो सकता था। कहां कहां इजराइल को कितनी बड़ी कितना बड़ा मिशन चलाना पड़ा याह्या सिनवार को ढूंढने के लिए। और सबसे बढ़कर ईरान 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.648 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का इलाका है। बहुत मुमकिन है कि वो ईरान में छिपा हो। तो इतने बड़े इलाके में याह्या सिनवार के होने की आशंका थी, और इसमें से तलाश कर उसे खत्म करना था, उसे ठिकाने लगाना था। और इसकी मुहिम 1 साल से चल रही थी, और कैसे कैसे चली और कैसे उसको ढूंढ निकाला गया वो आपको हम बताते। और आपको पता ही होगा कि हमास के चीफ याह्या सिनवार को खोजकर मारने का जो मिशन है वो इजरायलियों ने कब से शुरू किया था। टारगेट याह्या सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को ही शुरू हो गया था, यानी कि उसी दिन
जिस दिन हमास ने इजरायल में हमला बोला था, उसी दिन नेतन्याहू ने सिनवार के डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर दिया था। और यही वो इलाका है जहां सबसे पहले सिनवार की खोज शुरू हुई, जहां उसके छिपे होने की खुफिया खबर मोसाद और आईडीएफ को मिली। आपको हम गाजा में हमास के बनाए गए सीक्रेट टनल्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, और ये जानकारी सामने आई है कि कुछ इसी किस्म के टनल गाजा की जमीन के नीचे लगभग 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक बनाए गए थे। और इसका खुलासा तब हुआ जब इजरायली फौजें वहां घुसी, और ये ऐसा बताया जाता है कि याहिया सिनवार शुरुआत में ही छिपा हुआ था, क्योंकि बंधक बनाए गए जिन लोगों की, इजरायलियों की जो लाशें इन टनल्स में मिली थी, हमास के इन टनल्स से निकाली गई थी, उसके डीएनए जांच से याहिया के यहां होने की खबर मिल चुकी थी इजराइल को। और आप जानते हैं कि गाजा के नीचे टनल की लंबाई बहुत बड़ी थी, पूरे 450 किलोमीटर की टनल थी पूरे गाजा के भीतर। और सोचिए, इतने बड़े इलाके में कहीं भी छिपा हो सकता था याहिया। 7 अक्टूबर 2023 से लगातार उसे ढूंढने का सिलसिला चल रहा था, और आखिरकार उसे मार गिराया गया। लेकिन वो जमीन के भीतर टनल में नहीं मरा, या टनल में उसे नहीं ढूंढा गया, उसे मारा गया जमीन के ऊपर। यह अलग बात है कि उसे फिर से जमीन के नीचे दफन करना होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि याहिया को मारने की या उसे ठिकाने लगाने की ये जो मौका है, ये बाई चांस मिला है। और कैसे, वो आपको हम बताते हैं। तो असल में राफा इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स की एक टुकड़ी तलाशी अभियान में निकली थी, और तारीख थी 16 अक्टूबर 2024 को। और ये राफा का इलाका है जहां पर कि ये ऑपरेशन चल रहा था, और इजरायली डिफेंस आईडीएफ के जवान जो है वहां जैसा कि लगातार गश्त करते हैं और आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे थे। तो उसमें विस्लामक ब्रिगेड जो है, 828 विस्लामक ब्रिगेड के जो जवान थे, वो उन्होंने 3 आतंकियों को घेरा, और उसमें से 2 आतंकियों को तो उसी समय मार गिराया गया, लेकिन एक आतंकी घायल हो गया और वहां से भाग निकला। ये जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये इसमें देखिए बहुत थोड़ी धुंधली सी तस्वीर है, और इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी बताऊंगा। तो ये ताल अल सुल्तान नाम का इलाका था जहां पर कि इन तीनों आतंकियों को घेरा गया था, और उसके बाद जो आईडीएफ की कार्रवाई में 2 आतंकी तो वहीं मारे गए, और तीसरा आतंकी भाग निकला। जो आतंकी भागा, असल में वही याहिया सिनवार था। हालांकि उस समय इजराइल की फोर्स को, और उस समय जो जवान वहां लड़ रहे थे, उनको ही नहीं पता था कि असल में वो हमास के चीफ का एनकाउंटर कर रहे हैं, या हमास का चीफ उनके घेरे में है। लेकिन वो भाग निकला था। उसके बाद की कहानी और भी रोचक है। ये जो तीसरा आतंकी था, असल में वही याहिया सिनवार था। ये बात अलग है कि इजराइल की फौज को उस समय बात नहीं पता थी, इसलिए इजराइल की सेना उनके पीछे पीछे भागी, और इजरायली सैनिकों ने सिनवार को एक तरीके से ढूंढ निकालने के लिए, उसने जैसे ही जब घेरने की कोशिश हो रही थी, तो उसने सामने से ग्रेनेड फेंका। बाद में सैनिक पीछे हटे, और उन्होंने इमारत के भीतर एक ड्रोन भेजा। अभी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पे, ये असल में उसी ड्रोन से ली गई तस्वीर है। और जब ये ड्रोन अंदर जाता है तो क्या दिखता है उस समय, वो देखिए। और ये जिस समय याहिया सिनवार को ठिकाने लगाया गया, उसे मारा गया, उसके कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें हैं। तो ये जब ड्रोन भीतर जाता है, उस समय आप देखेंगे कि एक सोफे पे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है, और स्कार्फ से उसका चेहरा ढका हुआ है। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचता है, तो उसने छड़ी फेंक कर ड्रोन को मारने की उसने कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से उस पर हमला किया, और इसी हमले में याहिया सिनवार मारा गया। तो मलबे के बीच जब उसकी बॉडी, जब ये तय हो गया कि जो आदमी आतंकी छिपा हुआ था अंदर, वो मारा गया है, जब आईडीएफ के वहां लोग पहुंचते हैं, तो उसकी पहचान करने की चुनौती भी बहुत बड़ी थी कि जो मारा गया आतंकी है याहिया सिनवार है, ये पता करना बहुत आसान नहीं था। हालांकि इजरायली फोर्सेस के पास बहुत सारे पहले से उनके पास सबूत थे, क्योंकि याहिया सिनवार को ब्रेन कैंसर था, और ब्रेन कैंसर के इलाज के दौरान उसके बहुत सारे फिंगरप्रिंट से लेकर के और डीएनए प्रिंट सारे कुछ इजराइल के पास पहले ही से थे। खास करके जो डेंटल पैटर्न था, उससे शुरुआती पहचान हो पाई कि यह बहुत मुमकिन है कि याहिया सिनवार है।
लेकिन उसकी उंगली का एक टुकड़ा उन्होंने इजराइल भेजा, जहां की डीएनए टेस्टिंग में तय हो पाया कि ये असल में जो मारा गया आतंकी है वो हमास का मुखिया याहिया सिनवार है, और उसके बाद इसकी घोषणा। तो इस तरीके से हमास, या यूं कहें कि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हुआ।